ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली सर। सर, एक चीज़ जो लोगों के सवाल ने उससे पहले कि बहुत सारे लोगों ने जैसे सुना वित्त मंत्री साहिबा ने ऐलान किया कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो सारी आमदनी को उसी में जोड़ दिया। कई लोगों ने शेयर से होने वाली आमदनी को इसमें जोड़ दिया और अब अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 87A को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। वो सर्कुलर मुझे लगता है इन्हीं सारे मामलों को लेकर है। क्या है सर्कुलर, पर ये बताइए, फिर बताइए कि लोगों को करना क्या है। जी हाँ, सर्कुलर नंबर है लक्ष्मण 13 2025 का और ये सर्कुलर 19 सितंबर को आया, बहुत हाल का है, इसी महीने का है, बल्कि या पिछले महीने का है। तो 19 सितंबर का सर्कुलर लक्ष्मण ये कहता है कि अगर आपने अपनी STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की आय को 87A रिबेट के लिए रिड्यूस करने के लिए आपने 87A को यूज कर लिया, मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो आपको, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल यूटिलिटी इसको स्वीकार कर रही थी, रिबेट को उसके अगेंस्ट दे रही थी, तो एक तरह से ये टेक्निकल फ्लॉ माना गया था। काफी इस पर चर्चा हुई थी, आपको याद होगा हमने शो में भी कई बार इस पर जिक्र किया। तो अब अगर आपने किया है, और वित्त मंत्री महोदया ने, आपको याद होगा अभी जो बजट की स्पीच दी थी उसमें भी स्पष्ट कर दिया था कि ये जो रिबेट है ये 87A का, ये स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम जो हैं उन पर ये अप्लाई नहीं करता है। अच्छा, तो अब हुआ ये, सर्कुलर के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया गया है कि अगर आपने ऐसा क्लेम कर लिया है तो आप हैरान मत होइएगा अगर आपको नोटिस आ जाए। तो वो नोटिस आपको ये कहेगा कि आप उस पर सीधा सीधा टैक्स जमा कर दीजिए, और क्योंकि ये यूटिलिटी की एक तरह से खामी थी तो आपसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। नॉर्मली गलती, मतलब एक तरह से, हाँ, आप कह सकते हैं स्वीकार हो गई, तो ब्याज नहीं लिया जाएगा 31 दिसंबर तक अगर आप उस पैसे को जमा कर देते हैं। अगर आप 31 दिसंबर के बाद करते हैं तो फिर आपको इसको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो वो यूटिलिटी की गलती जो पिछले साल से ऑब्जर्व की जा रही थी, अब उसके लिए नोटिस आ रहे हैं। बहुत चर्चा हुई इस पे, इतनी बार मुझे शो में मुझे ही याद है, मैंने मुझे समझाइए कि अब इतने लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे होने वाली आमदनी को स्पेशल रेट क्यों ट्रीट कर रहे हैं? भाई बहुत लोगों की रोजी रोटी इसी चलती है। नहीं, अब देखिए इस साल तो आपको, क्योंकि 12.5% है उस पर टैक्स लक्ष्मण, और वैसे आपका स्लैब रेट जाता है 25-30%। तो फायदा भी है इसमें? फायदा है, पर 87A का रिबेट स्पेसिफिकली दिया गया है जो बाकी की 4 इनकम सोर्सेस हैं, यानी कि सैलरी है, बिजनेस प्रोफेशन है, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज के लिए। कैपिटल गेन को उससे बाहर रखा गया है, क्योंकि कैपिटल गेन ऐसा माना जाता है कि आप आमदनी निवेश करके एकदम से बड़ा पैसा कमा लेते हैं, या आपने मकान बेचा उसमें एकदम से बड़ा पैसा कमा लिया, तो उसको उससे बाहर रखा गया है। तो मेरी सलाह ये, अगर आपके पास नोटिस आए तो हैरान मत होइएगा, आप उसका टैक्स, क्षमा करते हुए कह रहा हूं, शराफत से जमा करा दीजिएगा, वरना 31 के बाद कराया तो आपको फिर इस पे ब्याज भी देना पड़ेगा। तो उस गलती का अब मैं कहूं कि सुधार अब किया जा रहा है। मैं अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनके पास एक सवाल और है कि अगर हम साधारण भाषा में कहें तो किन्हीं के पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है, अगर 87A वहां पे लिखा हुआ है तो समझ जाए कि माजरा इसी का है। हाँ, और अगर कैपिटल गेन भी लिखा हुआ है, दोनों कैपिटल गेन है। अगर किसी ने शेयर ट्रेडिंग को अपना बिजनेस बना रखा है फिर कोई दिक्कत नहीं, तब उसने 12 लाख में शामिल किया तो कोई दिक्कत? 12 लाख तो इस साल से है, पिछले साल तो 7 लाख था। हाँ। तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर कैपिटल गेन को आपने उसमें एडजस्ट किया तो वहां पे दिक्कत है। तो इसका ख्याल रखिएगा। बहुत ही बारीक बातें बताई कोहली साहब ने, जो अक्सर आपको ना तो गूगल में मिलता है ना कहीं मिलता है, और फिर कंफ्यूजन में आप पेनल्टी देने पर जड़ते हैं, ब्याज देना पड़ता है, फिर हमारे पास आते हैं तो उस टाइम हम लोग यहाँ खड़े कर देते हैं। बिल्कुल, इसका ख्याल रखें। दीपक जी जुड़ चुके हैं, दीपक शारदा साहब हैदराबाद से। दीपक शारदा साहब को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आप बताइए, हमारे साथ कोहली साहब हैं आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए। सवाल क्या आपके पास? सर, एक्चुअली मैंने कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, जैसे मैं 1 लाख रुपए के शेयर जो मैंने 2-3 साल पहले खरीदे हुए हैं और अपनी मदर को या फादर को गिफ्ट करता हूँ। तो ये तो मुझे मालूम है कि उसमें ओरिजिनल जो परचेज प्राइस मानी जाएगी वो मेरी ओरिजिनल 2-3 साल पुरानी मानी जाएगी। लेकिन मदर के अकाउंट से या फादर के अकाउंट से जब मैं उसको सेल करूंगा तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा वो किसके अकाउंट में जाएगा? वो मदर फादर के अकाउंट में जाएगा या गिफ्ट देने वाले के अकाउंट से जाएगा? आई मीन टैक्स लायबिलिटी किसकी बनेगी? जी हाँ दीपक जी, जब आप मदर फादर को गिफ्ट करेंगे तो रिलेटिव्स की लिस्ट दी हुई है, जिसका हम अक्सर यहाँ जिक्र करते रहते हैं। 56(2)(10) सेक्शन है इनकम टैक्स का। तो ये मदर फादर उस लिस्ट में आते हैं, पहली बात। तो इनको आप गिफ्ट करते हैं, पहली बात तो उनके हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, पहला स्पष्ट है। दूसरा, कैपिटल गेन होगा, और मदर फादर क्योंकि आप मेजर हैं,
मदर फादर हैं तो ये क्लबिंग भी नहीं होगी। यही गिफ्ट अगर आपकी धर्म पत्नी को किया जाए तो फिर ये क्लबिंग हो जाती है, पर मदर फादर को अगर गिफ्ट किया जाता है तो उन्हीं का कैपिटल गेन बनेगा दीपक जी, आपका नहीं बनेगा। पर मैं आपको सलाह दूंगा, आप इसको जब गिफ्ट करें तो एक गिफ्ट डीड या एक चिट्ठी माता श्री पिताश्री के नाम लिख के रख लें कि मेरे प्रिय पिताजी और प्रिय माता जी, मैं आपको ये अपनी मर्जी से गिफ्ट कर रहा हूं आपके लिए, और इसको बना के आप रख लें और कोई भी क्लबिंग नहीं होगी, उन्हीं को कैपिटल गेन इसका लगेगा। एक सवाल दीपक जी से जुड़ा हुआ ही है कि जिस दिन गिफ्ट किए उस दिन के प्राइस और हमारे परचेज प्राइस में अगर डिफरेंस है, वहां पे कोई गेन दिख रहा है तो वो गेन भी हमारा नहीं माना जाएगा? नहीं, क्योंकि जो कॉस्ट मानी जाएगी, आपने अभी दीपक जी ने बड़ी अच्छी खुद ही जानकारी दी, जो कॉस्ट मानी जाएगी वो दीपक जी ने जिस टाइम उसको खरीदा था उस कॉस्ट से लेके और जिस डेट को बेचा गया है, बस ये दो प्राइस देखी जाएंगी। यानी कि नहीं, मैं थोड़ा दूसरे मैंने कोई शेयर अपने माता पिता को गिफ्ट किया, हमने खरीदा था वो शेयर 100 रुपए में जी। जिस दिन मैं गिफ्ट करने जा रहा हूँ उस दिन शेयर की कीमत है 300 रुपए जी, और माता पिता को 300 रुपए के दाम वाला शेयर मैंने गिफ्ट कर दिया, तो 100 रुपए से बढ़ के 300 रुपए तक जो है उसका कोई हम पे कोई लायबिलिटी नहीं, आपको कोई कुछ लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि सीधा जब आपकी माताजी जब या पिताजी बेचेंगे उसको जिस कीमत पे, उस प्राइस पे और जिस पे आपने लिया था, बीच का ये जो था इसको छोड़ दिया जाए। अच्छा, तो वो उनके ऊपर माना जाएगा, उनकी लायबिलिटी होगी, आपके ऊपर कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ दीपक जी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। नहीं सर, गॉट द आंसर नाउ। थैंक यू सो मच। आगे भी कोई दिक्कत हो तो tax@moneycontrol.com पे लिखिएगा, आपके सवालों का ऐसे ही आसान भाषा में जवाब दिया जाएगा। चलते हैं भोपाल, जहाँ से मीना अरोड़ा जी फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। मीना जी नमस्ते, बताएं क्या सवाल आपके पास? सर नमस्कार, और हमारे टैक्स गुरु को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर मैं एक सीनियर सिटीजन महिला हूँ। हेलो, हाँ जी बताएं। हाँ सर, क्या है ना, अप्रैल 18 में रिटायर हुई थी। तो अच्छा। जैसे मेरे को लीव इनकैशमेंट जो है वो 2025-26 में दिया गया। हमारे यहाँ इलीगल प्रैक्टिसेस है LIC में, इसलिए ऐसा हुआ। अब सर क्या है कि ना टैक्स रिबेट जो है लीव इनकैशमेंट पर, वो उस समय जो 3 लाख लिमिट थी ना, उस हिसाब से मुझे दी गई, जबकि मुझे करंट 2025-26 की लिमिट के हिसाब से दिया जाना चाहिए था। हेलो, सुन लिया। हाँ, तब आप जानना क्या चाहती हैं? सर उसके बारे में जानना है। और दूसरा क्या है, शेयर जैसे बायबैक जो होते हैं 1 अक्टूबर 24 से जो है ना रूल चेंज हुआ है ना सर, तो उसके हिसाब से क्या है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला बेनिफिट मिलेगा कि जिस स्लैब में आएंगे उसके हिसाब से दिया जाएगा? दोनों सवालों का जवाब मिलेगा आपको, आप तसल्ली से सुनिए। अब बताइए। बहुत अच्छे दोनों सवाल हैं। पहले मैं इनके बाद वाले सवाल का दे देता हूँ। बिल्कुल आपने, मीना जी ने ठीक पकड़ा कि 1 अक्टूबर से जो है वो रूल्स चेंज हुए। अब वो बायबैक आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, वो आपका उसमें नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब आपको कैपिटल गेन वाला नहीं, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि आपके जो स्लैब रेट है उस स्लैब रेट के हिसाब से देना है। दूसरे आपने लीव एनकैशमेंट का पूछा, तो क्योंकि मीना जी आप 2018 में रिटायर हुई थी, अब 2025 है, तो ये अरियर्स का एक बेनिफिट होता है आपको। अब इसको इनकम फ्रॉम अरियर्स दिखाना पड़ेगा, उसमें 89(1) का एक रिबेट होता है, उसका आप रिबेट लीजिए। आप पता लगा होगा आपको लीव एनकैशमेंट की अब 25 लाख लिमिट है, तो आप इसको एरियर्स दिखाइए, 25 लाख का बेनिफिट भी लीजिए। जब देर से दिया है तो आप भी फायदा उठाइए उसका। मीना जी, ये मैं आपको सलाह देना चाहूँ। मीना जी हैप्पी? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी कोई दिक्कत हो, आप सीनियर सिटीजन हो, बहुत सारे उलझने सीनियर सिटीजन के मन में होती हैं, तो आप बिल्कुल बेहिचक आप हमारे शो से संपर्क करिए। और हमारे साथ बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही लंबे अनुभव रखने वाले टैक्स एक्सपर्ट आते हैं। कोहली साहब तो बहुत ही आसान भाषा में बताते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो tax@moneycontrol.com पे लिखिएगा। तो कोहली साहब, बहुत सारे सवाल तो हैं लेकिन समय खत्म हो रहा था, हम उस शो को यहीं समेटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ हो, सवाल के जरिए आप टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स की उलझनें दूर करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई मामला हो, आप सीधा लिखिए tax@moneycontrol.com पे। और जब अपना सवाल लिखें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मैं सीधे आपको टैक्स एक्सपर्ट से रूबरू करा सकूं। आपका कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो तो उसका भी जवाब आपको दिलवा सकूं। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।